नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है बड़े भाई ने पत्नी के साथ घर छोड़ा और छोटे भाई की पत्नी ने अपनी सास के हाथ से रोटी छीन कर कहा, हराम की खाने को न मिलेगी, नौकरानी की तरह काम कर। बेचारी सास को घर में जब रहने न दिया तो कुछ दिन बाद उसी माँ को वापस दरवाजे पर देख गालियाँ सुनाने लगे कि तभी पीछे से एक शख्स सामने आया, जिसे देख उनके होश उड़ गए और दोनों हाथ जोड़कर कदमों में गिर पड़े। आखिर कौन था वह शख्स जिसे देखकर वे इतना डर गए? गरिमा जी, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाइए, किसी भी समय आपके भैया आते ही होंगे। इस पर गरिमा जी ने ऊपर से आवाज दी और बोली, जी बस अभी 2 मिनट, तैयार होकर अभी आई। आप बच्चों को कह दीजिए कि वहाँ गंदगी ना फैलाएं, मैंने अभी सारा साफ किया है। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, मैं बच्चों को अभी उनके कमरे में भेजता हूँ, आप जल्दी से तैयार होकर आइए। सुबोध जी ने अपने बच्चों को फटाफट उनके कमरे में जाकर बैठने के लिए कहा और कहा कि थोड़ी ही देर में आपके मामा आने वाले हैं, इसीलिए चुपचाप जाकर कमरे में बैठ जाओ और शोर मत मचाना, ठीक है? चलो जाओ अब। सुबोध जी ने अपने बच्चों को अंदर भेज दिया और उतनी ही देर में तैयार होकर गरिमा जी भी नीचे आ गईं और आते ही किचन में लग गईं। उन्होंने अपने भैया के लिए बहुत कुछ खाने को पहले ही बना लिया था और बहुत कुछ बनाना बाकी था कि इतनी ही देर में उनके दरवाजे पर दस्तक हुई और दरवाजे पर गाड़ी का हॉर्न बजा। हॉर्न की आवाज़ सुनते ही वह समझ गईं कि उनके भाई आ चुके हैं। खुश होती हुई अपने भाई को प्यार से उन्होंने अंदर बुलाया और बैठाया। सुबोध जी अपनी पत्नी से बोले कि अरे भाग्यवान, अपने भाई को खिलाने के लिए कुछ लेकर तो आइए। इतने में गरिमा जी के बड़े भैया माधव जी बोले, नहीं नहीं जीजा जी, अभी जब तक मेरी बहन टीका नहीं कर देगी तब तक तो मैं पानी भी नहीं पीऊँगा, इसीलिए तो इतनी सुबह सुबह चला आया हूँ। गरिमा जी सुबोध जी से बोली, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं और भैया दोनों व्रत रखते हैं। जब तक मैं भैया को टीका ना कर दूं, तब तक ना ही तो भैया कुछ खाते हैं और ना ही मैं कुछ खाती हूँ। चलिए भैया, आप बैठिए, मैं भी आपके लिए टीके की थाल लेकर आती हूँ। तब सुबोध जी बोले, आप रुकिए, थाल मैं ले आता हूँ। और सुबोध जी आरती की थाल लेकर आ गए और उन्हें मिठाई खिलाई। उसके बाद सब लोगों ने मिलकर खाना पीना खाया और खूब सारी बातें की। फिर दोपहर तक गरिमा जी के भाई वापस चले गए, क्योंकि उन्हें और भी बहुत सारे काम थे। दरअसल गरिमा जी के भाई अभी एक छोटे ही उद्योगपति थे, परंतु वह धीरे धीरे अपना काम बढ़ाना चाह रहे थे, जिसके लिए मेहनत और समय दोनों की ही बहुत ज़रूरत थी। तो बस इसी चक्कर में वे ज़्यादा समय नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन कुछ हो या ना हो, भाई दूज और रक्षाबंधन के दिन वह समय से पहले अपनी बहन के पास पहुंच जाया करते थे, क्योंकि वह अपनी बहन से बहुत प्यार किया करते थे। दोनों भाई बहन एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। शादी होने के बाद वे दोनों दूर तो हो गए, लेकिन उनके बीच प्यार कम नहीं हुआ, बल्कि उनका प्यार समय के साथ और बढ़ता गया। वे लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और इसीलिए अपने हज़ार काम छोड़कर भी रक्षाबंधन और भाई दूज, इन दो त्योहार पर यदि किसी कारणवश गरिमा जी अपने घर नहीं जा पाती, तो माधव जी स्वयं ही सब काम छोड़कर अपनी बहन से टीका करवाना हो या राखी बंधवाने सबसे पहले ठीक समय पर पहुंच जाया करते थे। इस बार भी बच्चों की तबीयत खराब होने के कारण गरिमा जी ने फ़ोन पर अपने भाई को कहा कि वे दौज पर टीका करने के लिए नहीं आ पाएंगी। तो माधव जी टीका करवाने के लिए अपनी बहन के पास चले आए। इधर माधव जी की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन उनकी पत्नी, वे भी अपनी इकलौती ननंद को बहुत प्यार किया करती थीं। परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा था। दोनों बहन भाई अपने अपने परिवार में अपने अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा जीवन बिता रहे थे। इधर गरिमा जी के 3 बच्चे, जिनमें सबसे बड़ा उनका बेटा और 2 छोटी छोटी बेटियां ही थीं। ऐसे ही समय बीतता रहा।
सुबोध जी एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करते थे, जिससे अपने परिवार का भरण पोषण कर लिया करते थे और अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे रहे थे। क्योंकि सुबोध जी के माता पिता की मृत्यु कुछ वर्षों पहले ही अचानक हो गई थी। दरअसल गांव में जमीनी रंजिश के कारण उनके माता पिता की हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण वह अपने परिवार को लेकर शहर में आ बसे थे। कुछ समय पहले ही कभी उनके पिताजी ने शहर में प्लॉट खरीदकर डाल दिया था और सुबोध जी ने शहर में आकर अपने गांव की सारी जमीन बेचकर वहीं पर एक खूबसूरत सा मकान बनाया और अपने परिवार के साथ वहीं पर रहने लगे थे। उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए जब वे बहुत छोटे छोटे थे, तभी अपने तीनों बच्चों के नाम पर 5-5 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट करवा दिया था, जिसके चलते वह अपने बच्चों के भविष्य की चिंता से तो लगभग मुक्त ही थे। अब उन्हें केवल अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और अन्य खर्च देखने थे, क्योंकि वे अच्छे से जानते थे कि जब तक उनके बच्चे शादी ब्याह के लायक होंगे, तब तक उनके फिक्स किए हुए पैसे भी उतने हो जाएंगे कि वह आराम से अपने बच्चों की शादी ब्याह कर सकें। इसीलिए वे निश्चिंत होकर अपने परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताया करते थे और बच्चे बड़े होते रहे। देखते ही देखते बड़े बेटे की 12वीं भी पूरी हो गई और वह ग्रेजुएशन में आ गया। आगे की डिग्री के लिए वह शहर से बाहर जाकर इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहता था, जिसके लिए सुबोध जी ने अपने बेटे को परमिशन दे दी, क्योंकि पढ़ाई में भी वह ठीक था और फिर वे अपने बच्चों का भविष्य बेहतर देखना चाहते थे। हर माँ बाप की तरह वे भी चाहते थे कि चाहे जीवन में वे कुछ कर सके हों या ना कर सके हों, उनके बच्चे हर वह काम करें जो वह चाहते हैं। बस इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दिया। सुबोध जी ने अपने बेटे की पढ़ाई पूरी करवाई और इधर अपनी दोनों छोटी छोटी बच्चियों को भी आगे की पढ़ाई जारी रखवाई। उनकी दोनों बेटियां भी पढ़ाई में बहुत अच्छी थीं, इसीलिए वे भी कुछ करना चाहती थीं और इसीलिए उन दोनों ने भी अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लिया। इधर जब तक वे दोनों लड़कियां फर्स्ट ईयर पूरी कर पाईं, तब तक उनके भाई का कॉलेज पूरा हो चुका था और वह इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर अपने घर आ चुका था। इधर उनके बेटे की ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी थी और इधर बेटियां भी पढ़ाई कर ही रही थीं अपनी अपनी। सुबोध जी ने पहले ही सोच रखा था कि वह अपने बच्चों के भविष्य को संवार कर ही रहेंगे। किसी के भी शादी विवाह के लिए वे अधिक जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके समय में उनके माता पिता इतने साक्षर नहीं थे और ना ही इतना समझ कर चलते थे चीज़ों को। गांव की रूढ़िवादी सोच के अनुसार उन लोगों ने अपने बच्चों का विवाह यानी सुबोध जी का विवाह तो तभी कर दिया था जब वे 15 साल के थे और उनकी पत्नी तो उनसे भी छोटी थी। लेकिन उसके बाद फिर दोनों अपने अपने घरों में ही रहे और जब वे 18 साल की हो गईं तो विदा होकर अपने ससुराल में आ गई थीं। लेकिन 18 साल का बच्चा भी कितना ही बड़ा होता है, इसीलिए उन्हें कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और गरिमा जी के साथ साथ परेशानियों का सामना तो सुबोध जी को भी करना पड़ा था। लेकिन उन्होंने तभी सोच लिया था कि वह अपनी पत्नी का साथ जीवन भर देंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। और तब से लेकर आज तक सुबोध जी ने अपना यह प्रण बखूबी निभाया। उन्होंने किसी भी हालात में, किसी भी मुश्किल घड़ी में अपनी पत्नी को कभी अकेला नहीं छोड़ा, चाहे पूरी दुनिया क्यों ना उनके खिलाफ खड़ी हो गई हो। लेकिन सुबोध जी हमेशा अपनी पत्नी के साथ खड़े रहे, कंधे से कंधा मिलाकर। अपनी पत्नी की तरफ आते हुए हर एक खतरे को सुबोध जी ने सबसे पहले अपने ऊपर लिया और इसी के लिए गरिमा जी भी खुद को बहुत खुशनसीब समझती थीं कि ऐसे समय में जब आसपास के सभी आदमी अपनी पत्नियों को केवल एक सामान की तरह इस्तेमाल करते हैं, जहां औरतों का काम केवल घर में खाना बनाना और अपने घर वालों की सेवा करना ही हुआ करता था, वहां सुबोध जी ने अपनी पत्नी को पूर्ण मान सम्मान और प्यार दिया। और जब सुबोध जी ने अपनी पत्नी को सम्मान दिया तो किसी और की क्या मजाल थी जो कोई उनसे ऊंची आवाज में भी बोल जाता।
लेकिन बुरा समय जब आया तो बेचारे सुबोध जी क्या ही करते। उनका पूरा परिवार गांव से दूर चला गया था। अब बेटा जब पढ़ाई करके वापस लौटा तो वे दोनों बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि अब उनके बेटे की पढ़ाई के बाद 2-4 साल में वह कहीं अच्छी जगह सेटल हो जाता। और फिर वे अपने बेटे के साथ साथ अपनी बेटियों के बारे में भी सोचकर चल रहे थे। उन्होंने सोच रखा था कि यदि उनकी बेटियां जीवन में कुछ करना चाहें, कुछ बनना चाहें, तो वह उन्हें रोकेंगे नहीं, और उन्होंने ऐसा किया भी। इधर ग्रेजुएशन के बाद उनका बेटा 1 साल तक ऐसे ही किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा, और इधर दोनों बेटियां वह भी अपनी ग्रेजुएशन में लगी हुई थीं। लेकिन ऐसे ही प्राइवेट कंपनी में 1 साल बर्बाद करने के बाद उनके बेटे को एहसास हुआ कि अभी उसे मास्टर्स की डिग्री और ले लेनी चाहिए। उसके बाद वह डिसाइड करेगा कि उसे क्या करना है क्या नहीं। बेटे की फरमाइश पर सुबोध जी ने फिर से उसका दाखिला एक कॉलेज में करवा दिया, और उनका बेटा अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए फिर से प्रतिदिन कॉलेज जाने लगा। और जैसे कि सभी जानते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट के खर्चे तो बहुत होते हैं, पर उसकी कोई कमाई नहीं होती। ठीक उसी तरह सुबोध जी का बेटा राजीव भी पैसे खर्च तो बहुत करता था, लेकिन उसकी आमदनी का एकमात्र जरिया था उसकी महीने की बंधी हुई पॉकेट मनी, जो सुबोध जी उसे हर महीने दिया करते थे। न सिर्फ उसे बल्कि उसकी दोनों बहनों को भी। लेकिन वे दोनों उन्हीं पैसों को जोड़ जोड़ कर कभी किसी त्योहार पर अपने भाई के लिए तो कभी अपने माँ बाप के लिए तोहफे लेकर आती रहती थीं, और ऐसे ही घर में अपने पैसे खर्च कर दिया करती थीं। सुबोध जी की बेटियों को फिजूल खर्ची की कोई आदत नहीं थी, और पढ़ाई में दोनों मन लगाकर पढ़ती थीं। लेकिन उन दोनों ने भी अभी तक यह नहीं सोचा था कि भविष्य में क्या करना है क्या नहीं। इधर अब राजीव तो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने लगा, और इधर उनकी बेटियां दोनों ने अपनी ग्रेजुएशन की। अब उन दोनों की ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी थी। ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वे दोनों कंप्यूटर कोर्स वगैरह सीखने लगी, और कुछ टाइम तक उन लोगों ने कुछ अन्य एग्जाम्स की तैयारी भी की। लेकिन उन दोनों में से किसी का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था। और इधर उनका भाई अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वह एक प्राइवेट कंपनी में ही नौकरी करने लगा था। लेकिन अब उसकी तनख्वाह पहले से बेहतर थी, और यही तो फायदा था उसके पोस्ट ग्रेजुएशन करने का। तनख्वाह बढ़ने के साथ साथ उसका घमंड भी बढ़ गया था। इधर जब बेटियों की पढ़ाई के बाद आगे उनके माता पिता को कोई रोशनी की किरण न दिखाई दी, तो उन्होंने सोचा कि उन्हें अपनी बेटियों के हाथ पीले कर देने चाहिए, और इसीलिए अपनी रिश्तेदारी में उन्होंने बात की, और जल्दी ही उनके एक जानकार ने ही उनकी दोनों बेटियों के लिए बहुत अच्छे परिवार से एक रिश्ता बताया। सुबोध जी पहले तो चाहते थे कि यह रिश्ता ना ही लूं, लेकिन एक बार उन लोगों से मिलने के बाद सुबोध जी के मन का विचार ही बदल गया। अब वह सोचने लगे कि उनकी बेटियों को पढ़ाई में भी कोई खास दिलचस्पी तो है नहीं, और फिर ऐसे में उनके ससुराल वाले भी उन्हें पढ़ाना चाहते हैं। यदि वे पढ़ना चाहें तो उनके ससुराल वालों को कोई आपत्ति नहीं है। बस हमें भी तो इतना ही चाहिए, और ज्यादा अभी करना क्या है। बस यही सब सोचकर उन्होंने भी इस रिश्ते के लिए हामी भर दी, और उनकी दोनों बेटियों की शादी के बाद वह विदा होकर अपने ससुराल चली गईं। बेटियों के जाने के बाद सुबोध जी और उनकी पत्नी दोनों अब घर में अकेले रह गए थे, क्योंकि गरिमा जी सुबह बेटे को खाना बनाकर दे दिया करती और उसका लंच पैक करके रख दिया करती थी। उसके बाद राजीव तो अपना लंच लेकर अपनी कंपनी के लिए निकल जाया करता, और इधर सुबोध जी भी काम पर चले जाया करते थे। तो बेचारी गरिमा जी घर पर बैठी बैठी बोर हो जाया करती थीं। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। अब गरिमा जी के पति सुबोध जी उन्होंने अपने बेटे से इस समस्या का समाधान निकालने के लिए कहा, तो वे दोनों भी आश्चर्य में पड़ गए और कहने लगे कि भला यह भी कोई समस्या है और इसका हल क्या होगा। राजीव बोला कि माँ, कमाल करती हैं आप भी। भला यह कोई भी परेशानी है? आप इतनी सी बात को लेकर खामखा परेशान हुए जा रही हैं। अरे माँ, अभी बहनों को विदा हुए 6 महीने बीते नहीं कि आपको तो घर में अभी से अकेलापन काटने लगा। अब भला इसका क्या उपाय हो सकता है? तब गरिमा जी ने उनसे कहा कि मेरी परेशानी का क्या उपाय है? जिस तरह आपने मेरी दोनों बेटियों को मुझसे दूर कर दिया, वैसे ही अब किसी और की बेटी को मेरी बेटी बनाकर इस घर में ले आइए। यह सुनकर वे दोनों चौंक गए।
तो गरिमा जी समझाती हुई बोली राजीव से, क्या रे बेवकूफ़, मैं तेरी शादी की बात कर रही हूँ। अब मेरी बेटी तो चली गई हैं, जब तेरी शादी होगी तो तेरी पत्नी भी तो बहू बनकर इस घर में आएगी ना। तो बस फिर मुझे किस बात की कमी रह जाएगी। यहाँ इस घर में तेरी पत्नी जब आएगी तो मुझे मेरी बेटियों की कमी महसूस ही नहीं होगी। दो न सही पर एक ही सही, कम से कम मुझे अकेलापन तो महसूस नहीं होने देगी। जैसे तैसे अब गरिमा जी ने बस यही कोशिश की कि किसी तरह से उन दोनों को मनाएं और अपने बेटे की शादी किसी तरह से करवा दें। पहले कुछ समय तक तो उनका बेटा टाल मटोल करता रहा, लेकिन जब एक दिन राजीव के घर पर लड़की वालों की तरफ से उसके फ़ोन पर एक फ़ोटो भेजा गया तो उसे देखकर राजीव मन ही मन खुश होने लगा, क्योंकि वह लड़की उसे पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। इसीलिए अब राजीव ने उस लड़की को देखने जाने के लिए मना नहीं किया और अपने घर वालों के साथ लड़की देखने चला गया। लड़की सबको बहुत पसंद आई और अब बात आगे बढ़ी और राजीव की शादी तय कर दी गई। जल्दी ही वह समय भी पास आ गया जब राजीव की शादी अंजू से कर दी गई। अब शादी के बाद बहू बनकर अंजू अपने ससुराल में आ चुकी थी। अंजू देखने में वाकई बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जितनी वह देखने में खूबसूरत थी ना, उसके बिल्कुल विपरीत उसका व्यवहार था। कई गुना विपरीत व्यवहार की लड़की थी वह। देखने में जितनी सीधी और सरल लगती, असल में वह उतनी ही चतुर और चालाक थी। अगर कोई उसे देखे तो देखने के बाद यही कहता कि कितनी मासूम और सीधी लड़की है, इसे तो किसी से बोलना भी नहीं आता होगा। लेकिन असल में अंजू अच्छे अच्छों की नाक में नकेल करना जानती थी। और सबसे बड़ी बात कि उसे सिर्फ अपने आप से मतलब था, किसी और से नहीं। उसका जो मन करता वह हमेशा वही करती। उसे किसी के कहने सुनने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। बस ऐसे ही अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। अंजू की खूबसूरती के कारण ही राजीव एक बार में उसका दीवाना हो गया था। पहली बार उसका फोटो देखते ही राजीव को वह पसंद आ गई और इसीलिए आज वह इस घर में बहू बनकर बैठी थी। लेकिन अंजू का जादू बस यही नहीं रुका, बल्कि उसकी खूबसूरती का जादू राजीव के सर पर चढ़ गया था। वह हर वक्त बस अंजू अंजू करता रहता। उसके अलावा तो जैसे उसे कोई कुछ दिखता ही नहीं था। अंजू का पूरा ध्यान केवल अपने ऊपर था। वह अपने खाने पीने से लेकर सोने उठने बैठने हर चीज़ का पूरा ध्यान रखती। साथ ही अपने हाथ पैरों की खूबसूरती का भी और अपने चेहरे का भी बहुत ख्याल रखती थी। इसके लिए ना ही तो वह घर के काम करती और ना ही अपनी सास की किसी काम में मदद करवाने को ही चलती थी। शुरू शुरू में तो सब कुछ बस ऐसे ही चलता रहा कि चलो नई नई बहू है, कोई बात नहीं, अभी तो उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी। गरिमा जी भी बस यही सब सोच लेती कि अभी तो इसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है, मैं अभी से इससे काम करवाने का कहूँ, अपने ऊपर पाप नहीं चढ़ाना मुझे। लेकिन जब शादी को पूरा 1 महीना हो गया, लेकिन अंजू ने अभी तक घर के किसी भी काम में हाथ न लगाया, सिवाय शगुन की खीर बनाने के। और खीर बनाने के नाम पर भी पता नहीं वह क्या बनाकर रख दिया, जिसे बेचारी गरिमा जी ने ठीक करके सबको परोसा। लेकिन वह क्या कर सकती थी, जैसी भी थी उनकी बहू थी, अब उन्हें निभाना तो था ही। बस इसीलिए बेचारी यही सोचकर अपनी बहू के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। इधर सुबोध जी, जो कि अभी वह काम पर जाया करते थे, घर की हर जिम्मेदारी में संग बराबर हाथ बटा रहे थे, या यह कहो कि अभी भी घर की सारी जिम्मेदारियां वही उठा रहे थे। अब ऐसे में अपने ससुर को बातें सुनाकर उनकी बहुरानी को अपने सर पर आफत थोड़ी ना बुलानी थी। इसीलिए वह बस अपनी सास तक ही सीमित थी। वह अपनी सास को ही बड़े प्यार से अपनी बातों में बहलाकर उनके सामने बड़ी मासूम और अनजान बनने का ड्रामा करती, जैसे उसे कुछ नहीं आता। और इसीलिए उसकी मासूमियत पर तरस खाकर गरिमा जी ने कभी भी उसके साथ किसी काम के लिए जोर ज़बरदस्ती नहीं की और वह सब काम, घर की सभी जिम्मेदारियां खुद ही संभाल रही थीं। परिवार में भी सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था, क्योंकि गरिमा जी अभी ठीक ठाक थीं। अपने घर की जिम्मेदारियों को अभी वह संभाल सकती थीं। इसीलिए उन्हें अपनी बहू से भी कोई शिकायत नहीं थी कि तभी
एक दिन अचानक उनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने उनकी पूरी जिंदगी को उलट पलट कर रख दिया। उनके सारे सपने धरे के धरे रह गए। बेचारी कुछ समझ ही नहीं पाई कि अब क्या करें क्या नहीं। सब कुछ जैसे एक पल में उनकी आंखों के सामने से ओझल हो गया और वे चाह कर भी कुछ न कर सकी। एक दिन अचानक अपने काम से लौटते वक्त एक हादसे में सुबोध जी अपनी जान गंवा बैठे। सुबोध जी की मौत के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रभाव पड़ा था, फर्क पड़ा था, तो वह गरिमा जी ही थीं, जिन्होंने हमेशा हर अच्छी बुरी स्थिति में उनका साथ दिया, जिनके होते गरिमा जी को कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। सुबोध जी की बेशक कच्ची उम्र थी उनकी शादी के समय, लेकिन जब से उनके घर उनकी पत्नी ब्याह कर आईं, तब से उन्होंने स्वयं को जिम्मेदार बना लिया और अपनी पत्नी को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए और अपने हर फर्ज को उन्होंने बखूबी निभाया, जिसके कारण गरिमा जी को तो कभी बाहरी दुनिया से मतलब रखने का कोई मौका ही नहीं मिला। वे केवल अपने घर तक सीमित थीं। धीरे धीरे जब वे लोग अपना घर बार बेचकर शहर में आ बसे थे, तो उसके बाद से तो गरिमा जी ने बाहर निकलना बिल्कुल ही छोड़ दिया था, क्योंकि गांव में तो आस पड़ोस की महिलाओं की, चाची काकियों को सब जानते ही थे। लेकिन वहां अनजान शहर में, जहां सुबोध जी ही किसी को नहीं जानते थे, वहां भला वे किसको ही जानती। जब शहर में आने के बाद सुबोध जी ने उन्हें सतर्कता से रहने के लिए समझाया, तब तो वह और भी ज्यादा घबराई हुई सी रहने लगी थी। तब जाकर सुबोध जी ने उन्हें समझाया था कि उन्हें किसी भी परेशानी, किसी भी बात या किसी भी हालात से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह हमेशा उनके साथ है। वह तो केवल उन्हें इतना समझाना चाहते थे कि शहर में बहुत अलग अलग किस्म के लोग मिलेंगे, दिखावे के लिए कुछ और, जिनकी असलियत कुछ और ही होगी। ऐसे लोगों से वह सतर्क ही रहें। तो गरिमा जी ने इसका सबसे सरल उपाय यही समझा कि वह ज्यादा किसी से मतलब ही नहीं रखेंगी, और फिर अगर किसी से बातचीत करनी भी हुई तो वह बस वहीं तक सीमित होगी। घर पर कोई यारी दोस्ती नहीं होगी, क्योंकि वह अपने बच्चों को भी यही सिखाती थी कि बेटा, यारी दोस्ती जो करना है करो, लेकिन वह सब केवल घर के बाहर तक सीमित होना चाहिए। घर के अंदर इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिरकार बच्चों ने भी थोड़े बड़े होने तक यह बात बहुत अच्छे से मानी थी, लेकिन फिर उनकी सोच विकसित होती गई। इधर अपनी इसी सोच के कारण गरिमा जी कभी घर से बाहर नहीं निकली थीं, ना ही उन्होंने दुनिया का कभी सामना किया था। तो अचानक से हर मुश्किल, हर परेशानी का यूं सामना करना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। इसीलिए इन सब चीज़ों में उनका साथ देने के लिए उनके भाई माधव जी अब उनके साथ उनकी ढाल बनकर खड़े हो गए, क्योंकि वह अपनी बहन को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि वे शुरू से ही बहुत सरल और सीधे स्वभाव की थीं। शादी के बाद भी वे ऐसी ही रहीं। ज्यादा चालाकी और चतुराई से उन्होंने कभी काम ही नहीं लिया। जैसी सरल स्वभाव की वे स्वयं थीं, वैसा ही दूसरों को भी समझती थीं। उन्हें लगता था कि जैसे वे साफ दिल की हैं, वैसे ही दुनिया में बाकी लोग भी हैं। इस दुनिया के छल कपट और लोगों के मायाजाल से वह बहुत दूर थीं, क्योंकि उनका दूसरा बेटा भी काफ़ी समझदार था। अब क्योंकि वह भी ग्रेजुएशन पूरी कर चुका था, तो उसकी उम्र भी लगभग शादी के लायक ही थी। लेकिन सुबोध जी की मौत के बाद तो जैसे गरिमा जी को एकदम से बुढ़ापा छा गया, और वे दिन प्रतिदिन और गिरती ही जा रही थीं। उनके हालात को और बेहतर बनाने के लिए उनके बच्चों सहित उनके भाई और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने उन्हें समझाया। धीरे धीरे गरिमा जी ने खुद को संभाला और जिंदगी फिर से पटरी पर चलने लगी थी। गरिमा जी अभी भी अपनी इस दुनिया तक सीमित थीं, जिस दुनिया तक वह पहले सीमित रहा करती थीं। इसका इकलौता कारण यह था कि अब तो उनका बेटा भी बड़ा हो चुका था, और उनके भाई, वे भी हर परिस्थिति, हर परेशानी में उनके साथ खड़े थे। कुछ ही समय बीता तो गरिमा जी ने सोचा कि अब उन्हें अपने बेटे के शादी विवाह के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इधर इसकी उम्र भी है और अब तो वह नौकरी भी करने लगा। तो इसीलिए गरिमा जी ने दूसरे बेटे कुंदन की शादी विवाह के लिए बात करना शुरू किया, जिसमें उनके भाई माधव जी ने उनका साथ दिया। इधर जब गरिमा जी ने अपने बेटे की शादी के लिए रिश्ते ढूंढना शुरू किया, तो उनके बेटे ने उन्हें बताया कि वह अपने कॉलेज की किसी लड़की को पसंद करता है, और वह अपने पापा की मौत से पहले
इस बारे में उनसे बात करना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें कुछ बताता, उसके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए और उसके बाद उसे कभी मौका नहीं मिला। बेटे की बात सुनकर गरिमा जी ने भी उसकी खुशी के लिए उस लड़की से मिलने का फैसला किया और अपने बेटे की खुशी को देखते हुए ही उन्होंने उसकी शादी के लिए भी हाँ कह दी। शादी की सभी जिम्मेदारियां उनके भाई माधव जी ने अपने कंधों पर उठा लीं और देखते ही देखते बहुत ही जल्द कुंदन का विवाह हो गया। और अब कुंदन की शादी के बाद नई बहू घर में आ गई। सभी लोगों की जैसी उम्मीदें होती हैं, वैसी ही गरिमा जी की भी अपनी बहू से कुछ उम्मीदें थीं। और सबसे बड़ी उम्मीद तो यही थी कि उनकी यह बहू बड़ी बहू की तरह ना निकले। यह इस घर की बहू होने के नाते इस घर को हमेशा जोड़ कर रखे, अपनी तरफ से कभी कुछ ऐसा ना करे कि रिश्तों के बीच में कोई दरार आए। क्योंकि बड़ी बहू ने पहले ही इस घर में बहुत परेशानियां खड़ी की हुई थीं। वह चाहती थीं कि वक्त से पहले ये भाई बहन अलग ना हो जाएं। लेकिन यह सब शायद उनके सोच विचार तक ही सीमित था, क्योंकि उनकी बहू ऐसा कुछ नहीं सोचती थी। राजीव अपनी पत्नी को लेकर घर छोड़कर चला गया था और इधर कुंदन, उसकी पत्नी, उसकी अपनी ही जिंदगी थी और अपना लाइफ स्टाइल था। अब क्योंकि उसकी लव मैरिज हुई थी तो वह अपने पति को हमेशा ही अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करती रहती और ऐसे ही उनका बेटा कुंदन भी उसके इशारों पर नाचता था। और इसमें वे कुछ नहीं कर सकती थीं, क्योंकि वह बेटी बहू के बीच दरार पैदा नहीं करना चाहती थीं और ना ही उन दोनों के बीच हो रहे झगड़े का कारण बनना चाहती थीं। लेकिन वह इस तरह अपनी बहू के हाथों जलील भी नहीं होना चाहती थीं। लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। धीरे धीरे कुंदन की शादी को 3 महीने बीत गए, लेकिन बहुरानी जितना काम घर में खुद करती, उससे दोगुना काम अपनी सास से करवाती और अपनी माँ को काम में पिसता हुआ देखकर कुंदन की बहनें खुद ही उनकी मदद करवाने लग जाती थीं। अब अपनी भाभी की तरह तो वह नहीं हो सकती थीं, लेकिन कुंदन की पत्नी को यह भी रास नहीं आया और उसने कुंदन के कान भरने शुरू किए कि कैसे भी करके अपनी बहनों को जल्द से जल्द शादी कराओ, मुझे इस घर में और आफत नहीं चाहिए। कुंदन ने भी पत्नी की बातों में आकर अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम इन दोनों की शादी क्यों नहीं करवा देती? ठीक ठाक रिश्ते देखकर कहीं उनकी शादी करवा देते हैं, फिर तुम भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओगी और तुम्हारी तबीयत भी सही नहीं रहती है। कल को अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इन दोनों का क्या होगा? बेटे की बातें सुनकर और बहू का रवैया देखते हुए गरिमा जी को उसकी बात बिल्कुल सही लगी और उन्हें लगा कि उन्हें अपनी बेटियों की समय से शादी कर देनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिया, जिसमें पहले कुंदन की पत्नी मोहिनी ने उनके लिए एक रिश्ता बताया, जहां लड़का बहुत अमीर था, लेकिन उस पर अमीरों वाले सारे ऐब भरे हुए थे। दरअसल वह मोहिनी का दूर का चचेरा भाई था। दोनों भाई एक से बढ़कर एक, किसी को सिगरेट बीड़ी का शौक था तो किसी को ड्रग्स लेने का। इस तरह के रिश्ते और इन सब से अनजान गरिमा जी अपनी बेटियों के लिए उन दोनों को पसंद कर ही चुकी थीं। वह तो भला हो ईश्वर का। एक दिन माधव जी के बेटे ने उन दोनों लड़कों को शराब पीकर, ड्रग्स लेकर यूं ही पब्लिक प्लेस में उधम मचाते हुए देख लिया और इस बारे में उसने जब माधव जी को बताया तो माधव जी बहुत नाराज हुए और उन्होंने कुंदन के साथ साथ मोहिनी को भी हिदायत दी और कहा कि आगे से अगर ऐसा कोई भी रिश्ता तुम दोनों ने उनके लिए बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जहाँ तक बात रही रिश्ते ढूंढने की और शादी करने की, तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद ही देख लूँगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। सुबोध जी ने अपनी भांजियों के लिए अच्छे रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीता और सुबोध जी को तो बहुत ही अच्छे रिश्ते मिल गए, जहाँ लड़के बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, अच्छी खासी नौकरी थी और परिवार का खर्चा भी बहुत आराम से चल रहा था और थोड़ी बहुत ज़मीन जायदाद भी थी उनकी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि उन दोनों लड़कों में से किसी एक में भी शराब, सिगरेट या ड्रग्स तो बहुत दूर की बात, उनमें तो सुपारी और गुटखा खाने तक का भी कोई और ऐब नहीं था। बहुत ही
सभ्य और संस्कारी लड़के थे। अब जब माधव जी को वे दोनों लड़के ठीक लगे तो गरिमा जी को भी उनसे कोई परेशानी नहीं थी और उन्होंने अपने भाई को अपनी दोनों बेटियों के विवाह की सारी जिम्मेदारी सौंप दी। समय बीतने के साथ उनकी दोनों बेटियों का ब्याह भी संपन्न हो गया और वे दोनों विदा होकर अपने ससुराल चली गईं। दोनों बेटियों की शादी के बाद तो गरिमा जी अब अपनी सारी जिम्मेदारियों से जैसे मुक्त हो गईं। अब वह बिल्कुल निश्चिंत थीं, क्योंकि उन्हें ना ही तो बेटियों की शादी की चिंता थी और ना ही बेटे की। लेकिन उनकी बहू मोहिनी बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि उसे जो वह चाह रही थी वह तो कभी नहीं मिल पाया। उसने सोचा था कि वह अपनी ननद की शादी बिगड़े हुए आवारा उन लड़कों से करवा देंगी जिन्हें बड़ों से बात तक करने की तमीज नहीं थी। लेकिन माधव जी के कारण उसके इन अरमानों पर पानी फिर गया तो वह नाराज तो होती ही, और उसकी यह नाराजगी किसी और पर तो नहीं लेकिन गरिमा जी पर ही निकलने वाली थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि कुंदन वह तो अपनी पत्नी का भक्त बन गया है, पत्नी का गुलाम बना फिरता है। जो वह कह देती बस वही मान लेता है, और उसे अच्छे से पता था कि यह कोई भी अन्याय करेगी तो भी कुंदन की इतनी हिम्मत भी नहीं होगी कि वह उसके खिलाफ जाए और अपनी माँ का साथ दे। इसीलिए मोहिनी ने अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। वह गरिमा जी को बहुत परेशान करने लगी। कभी किसी काम को लेकर ताने सुनाती तो कभी किसी बात को लेकर, कभी उन्हें खुद पर बोझ बताती तो कभी अनाज का दुश्मन। यह सब बातें उसके लिए आम हो गई थीं। अपनी सास से वह इस तरह की बदतमीजी करने लगी थी। इधर माधव जी अपनी बहन से फोन पर कभी कभार बात कर लिया करते थे, क्योंकि समय के साथ जैसे जैसे उनकी बहन के बच्चे बड़े हुए वैसे वैसे उनका परिवार भी बड़ा था और उनके बच्चे भी बड़े हुए थे और उनके भी शादी विवाह हुए थे। अपनी बहन की तरह वे भी अब जिम्मेदारियों से घिर गए थे। इसीलिए वह पहले की तरह अक्सर फ़ोन नहीं कर पाते थे, लेकिन कभी कभार हालचाल जान लिया करते थे। लेकिन जब भी वह उनसे बात करते तो गरिमा जी उन्हें कुछ न बताती, सोचती कि छोटी मोटी तू मैं तो हर घर में होती रहती है। अब इतनी इतनी सी बात की शिकायत किसी से भी करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उन्हें पता था कि वह अपने भाई को कुछ कहेंगी तो वे अपने भांजे और उसकी पत्नी को दुनिया भर की बातें सुना देंगे या फिर उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। गरिमा जी यही सब बातें सोच सोच कर हमेशा खुद को रोकती रहती थीं, और ऐसे ही समय आगे बढ़ता रहा और उनकी बहू में जरा भी बदलाव नहीं आया, बल्कि बेटा जरूर बदल गया। वह भी अब अपनी पत्नी की तरह ही अपनी माँ से बातें करने लगा था। उसे भी अपनी माँ बोझ लगने लगी थी, क्योंकि अब गरिमा जी ज्यादा कुछ काम नहीं कर पाती थीं। लेकिन जिस दिन से गरिमा जी के हाथ में चोट लगी उस दिन से तो वह बिल्कुल ही लाचार हो गईं। अब अपनी माँ का इलाज कराने के बजाय वह ऐसे ही टाल मटोल करते रहे और एक एक दिन करके पूरा महीना बीत गया, पर गरिमा जी के हाथ का ढंग से इलाज नहीं कराया गया, जिसकी वजह से उनके हाथ की परेशानी बढ़ती ही चली गई। अब गरिमा जी ढंग से अपना हाथ उठा नहीं पाती थीं और ना ही वह अपने कोई काम ढंग से कर पाती थीं। बेटे बहू ने पैसे का मुंह देखकर माँ का इलाज ना कराया, जिसकी बदौलत आज भी बेचारी अपने हाथ से लाचार हो गईं। अभी एक हाथ तो सही सलामत था, लेकिन फिर भी एक हाथ के बलबूते पर वह अपनी बहू की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही थी। और इसीलिए जब गरिमा जी अपने बेटे और बहू के अब किसी काम की ना रही तो गरिमा जी की बहू ने अपनी सास को खूब जलील किया। कुछ काम ना कर पाने के कारण वह उन्हें दुनिया भर की बातें सुनाती रही कि कम से कम पहले खाती थी तो कुछ काम तो करवा देती थी, लेकिन अब तो बस बोझ बढ़ाने के लिए पड़ी रहती है। काम कुछ करना नहीं और खाने को देखो सबसे पहले आकर चढ़ जाएगी। हराम का खाने की आदत जो पड़ गई है। इस तरह की बातें जैसे ही गरिमा जी के कानों में पड़ी तो जैसे ही उनका दिल बैठ सा गया। अपनी बहू से इतनी बदतमीजी की उम्मीद तो उन्होंने कभी नहीं की थी, लेकिन फिर यह सोचा कि शाम को जब बेटा आएगा तो वह उसे अपनी बहू की शिकायत करेंगी
और उसे बताएंगी कि वह किस तरह से उसकी माँ के साथ बदतमीजी कर रही है। और उन्होंने ऐसा ही किया। शाम को जब उनका बेटा घर वापस लौटा तो गरिमा जी ने अपने बेटे से अपनी बहू के बारे में कहा। उन्हें बताया कि किस तरह से उनकी बहू उनके साथ बदतमीजी कर रही है और उनके खाने पीने को लेकर उन्हें कोस रही थी, दुनिया भर की बातें सुना रही थी, उन्हें गालियां दे रही थी। यह सब बातें सुनकर गरिमा जी का बेटा वह भी उन पर चिल्लाने लगा और बहुत जोर जोर से चिल्लाता हुआ बोला, अरे तो कौन सा जुल्म कर दिया तुम्हारे ऊपर? मतलब हम लोग इतना करें भी और तुमसे कुछ कह भी नहीं सकते। रह तो फिर भी इसी घर में रही हो ना। अगर इसकी बातों का इतना ही बुरा लगता है तो कहीं और अपने रहने सहने का ठौर ठिकाना ढूंढ लो। पर नहीं, हमारी ही छाती पर मूंग दलोगी और फिर हमसे ही शिकायत करोगी। जाओ, अब निकलो यहाँ से। और आज के बाद मुझे मेरी पत्नी के खिलाफ भड़काने की कोशिश मत करना, समझी तुम? जब बेटे ने भी अपनी माँ से इस तरह से बदतमीजी की तो गरिमा जी को यह बिल्कुल भी गवारा नहीं हुआ और वह बेचारी रात के अंधेरे में ही घर से निकल गईं। गुस्से में बेटे की बातें सुनकर घर से निकल तो आईं, पर फिर कुछ दूरी पर आकर सोचने लगी कि मेरे बेटा बहू परेशान हो रहे होंगे। बहू ना सही तो कम से कम मेरा बेटा तो परेशान हो रहा होगा और ढूंढ रहा होगा कि माँ कहाँ चली गई। इसलिए कुछ दूरी पर आकर एक पेड़ के नीचे रुक गई और कुछ देर वहीं ठहरी रहीं। अभी तक वह रास्ता चल रहा था, इसीलिए कुछ देर तक तो वह वहां रुकी रहीं। लेकिन फिर जैसे जैसे रात का अंधियारा घना होता गया वैसे वैसे वाहनों की भीड़ कम होती गई और वह सड़क सुनसान होती चली गई। लेकिन कई घंटे बीतने के बाद भी उनका बेटा उन्हें ढूंढने के लिए ना आया। बस यह सोचकर उन्होंने अपने आप को संतुष्टि दी थी कि उनका भी बेटा उन्हें ज़रूर ढूंढने के लिए आएगा। लेकिन असल में उनके बेटे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसकी माँ घर छोड़कर चली गई है। अगली सुबह तक उन्हें अपने लिए कोई ठिकाना ढूंढना था, क्योंकि रात के अंधेरे में वे फिर कहाँ जाती। यूं रात में उनका अकेले सफ़र करना भी सही नहीं था। न जाने रास्ते में कब क्या मुसीबत आन पड़ती। अब बेचारी यह सब सोच सोच कर परेशान होने लगी कि गुस्से में घर छोड़कर तो आ गई, घर से निकलने से पहले तो यह सब सोचा ही नहीं, लेकिन अब अचानक रात कहाँ काटेंगी। बस यही सोच रही थी कि तभी उनकी नज़र पास ही में बने एक खोखे पर पड़ी। अब गरिमा जी को रात बिताने के लिए इससे ज़्यादा सुरक्षित स्थान कोई नहीं लगा। वे गईं और जाकर उस खोखे में बैठ गईं और सुबह होने तक 4 बजे तक वहीं बैठी रहीं। जैसे ही लोगों ने जागना शुरू किया और चहल पहल शुरू हुई, वैसे ही वह वहां से निकलकर अपने रास्ते पर चलने लगीं और लगातार चलती रहीं। पूरी रात वहां रुकने का उनका इकलौता उद्देश्य था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका बेटा उन्हें यहाँ ढूंढने सबसे अंत में आए और वह उसे दिखे ना तो बेचारा परेशान हो। बस इसीलिए वे रुकी रहीं। लेकिन पूरी रात बीत जाने पर भी उनका बेटा नहीं आया। अब अगली सुबह उन्होंने चलना तो शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें जाना कहाँ है। समझ नहीं पा रही थी कि कहाँ जाएं कहाँ नहीं। लेकिन अपने मायके और ससुराल के अलावा कोई और ठिकाना भी नहीं था। अब अपने ससुराल तो वापस जा नहीं सकती थी, क्योंकि अब वह उनका ससुराल नहीं बल्कि उनके बेटे का घर था, जहाँ उनका रहना उनके बेटे और उनकी बहू को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो इसीलिए उस घर में वापस जाना केवल अपनी बेइज्जती करवाना था और वहां जाने का और कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जिन बेटे बहू ने घर से निकलने को मजबूर कर दिया और वापस मुड़कर भी न देखा कि हमारी माँ कहाँ गई कहाँ नहीं, भला अपनी माँ को उस घर में वापस क्यों आने देंगे। इसीलिए अब जब गरिमा जी के पास कोई रास्ता ना रहा तो वह अपने भाई माधव जी के घर अपने मायके की ओर चल पड़ी। अब क्योंकि उनका मायका उनके घर से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर था और उनके पास जाने का कोई जरिया भी नहीं था, इसीलिए बस पैदल पैदल निकल पड़ी, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में यही रास्ता सबसे अहम रहा। तो इसे तो वह कभी भूल ही नहीं सकती थी, क्योंकि मायके से ससुराल और ससुराल से मायका, इसी में उनकी ज़िंदगी निकल गई। तो भला वह इस रास्ते को कैसे भूल सकती थी। इसीलिए पैदल पैदल चलती जा रही थी। चलते चलते कई घंटे हो गए और अब तो दिन भी निकल चुका था। कुछ देर सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे पड़े हुए पत्थर पर बैठ गईं और इधर उधर देखने लगीं। कभी सोचती कि किसी से मदद मांग लूं, फिर खुद ही यह सोचकर रुक जाती कि कहीं कोई मेरी परेशानी का, मेरे हालातों का मजाक न बनाने लगे। बस फिर से अपनी हिम्मत जुटाकर वे वापस चल दी। थक जाती तो बैठ जाती, आसपास नल ढूंढकर पानी पी लेती और फिर चल पड़ती। ऐसे ही चलते चलते उन्हें शाम हो गई
तब तक तपता सूरज और पूरी दोपहरी उनके सर के ऊपर से ऐसे ही निकल गए और वैसे ही वे लगातार चलती रहीं। शाम के 8 बज चुके थे, लेकिन अभी तक वह अपने घर नहीं पहुंच पाई थीं, क्योंकि उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वह तेज कदमों से अपने भाई के घर तक पहुंच सकें। इतना सफर तय करने में उन्हें कई घंटे लगे और आखिरकार रात के 10 बजे तक वह अपने गांव में, अपने मायके में प्रवेश कर गईं। चलते चलते कुछ ही देर में वह अपने घर, यानी माधव जी के घर के बाहर पहुंच गईं। पहुंचते ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजे पर आहट हुई, तो अंदर से माधव जी की पत्नी कुंती जी बाहर आई और दरवाजा खोलते ही अपने सामने अपनी ननद को यूं अचानक खड़ा हुआ देखकर वह चौंक गईं। लेकिन फिर तुरंत ही मुस्कुराती हुई उनका हाथ पकड़कर उन्हें अंदर लेकर आती हुई बोली, जी आप आज इस समय, वह भी अचानक। बहुत अच्छा किया जो आप आ गईं। कितने दिन से मिले नहीं। रक्षाबंधन पर भी आपके भैया तो चले गए थे टीका करवाने के लिए, पर मैं तो नहीं आ पाई ना, इसीलिए मैं उनसे कह भी रही थी कि मुझे ले चलना आप। अपनी बात कहती हुई कुंती जी इस आवाज में बोली, नीचे आइए और आकर देखिए कौन आया है। इतनी ही देर में माधव जी जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़े तो देखा कि सामने उनकी बहन, नंगे पांव, बिखरे बाल, नजर सी न स्वेटर, कोई गर्म कपड़े नहीं, रात के इस समय उनके दरवाजे पर खड़ी हुई थीं। अपनी बहन को इस हाल में देखते ही माधव जी दरवाजे की ओर बढ़ते हुए आए और अपनी बहन से प्यार से पूछने लगे, क्या हुआ बेटा, इस समय इस हाल में सब ठीक तो है? माधव जी ने प्यार से इतना कहा और गरिमा जी के मन का गुबार फूट पड़ा और वह सिसकियां ले लेकर जोर जोर से रोने लगीं। अपने भाई के गले मिलकर वे जोरों से रोती रहीं। उनकी भाभी ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की, समझाया कि चुप हो जाओ, कोई बात नहीं है, ऐसा हो जाता है, रोने की जरूरत नहीं है। जब गरिमा जी चुप ना हुई तो वह अपने पति की ओर देखती हुई बोली, क्या जरूरत थी इस तरह से बात करने की? रुला दिया ना बेचारी अपनी बहन को। गरिमा तुम परेशान क्यों होती हो? तुम क्या अकेली हो? अरे हम सब हैं तुम्हारे साथ। तुम्हें किसी से डरने की, घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक तुम्हारे भाई भाभी जिंदा हैं। गरिमा जी के भाई भाभी उन्हें घर के अंदर लेकर गए और आराम से उन्हें खाट पर बिठाया और पीने को पानी दिया। पानी पीकर जब गरिमा जी थोड़ी शांत हुई तब उनके भैया भाभी ने उनसे कहा कि गरिमा, सबसे पहले तुम यह बताओ कि इस समय तुम यहाँ पर इस हाल में आखिर हुआ क्या है? इस पर गरिमा जी रोती रोती अपने भैया से बोली, क्या हुआ है वह तब बताऊंगी भैया, पहले मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अपनी बहन की खाना मांगने पर माधव जी की आंखों से भी आंसू निकल पड़े और उनकी पत्नी भी स्वयं को रोक नहीं पाई। हालांकि वह तुरंत ही दौड़ती हुई किचन में गईं और अपनी ननद के लिए खाना लेकर उनके पास पहुंची। अब तक उनके बेटे बेटी और बहुएं भी अपनी बुआ के पास पहुंच गए थे। अपने कमरों से निकलकर सब वहीं बरामदे में आ गए थे। गरिमा जी की भाभी ने तुरंत उन्हें खाना खाने को दिया और बड़े प्यार से उन्हें खाना खिलाया। इधर उनका बड़ा बेटा दौड़कर अपने कमरे में गया और फर्स्ट एड किट लेकर आया। गरिमा जी के पाँव में जो छाले पड़े हुए थे उन छालों में उसने मरहम लगाया, घाव को साफ किया और माधव जी की बहू उसने झटपट अपनी बुआ सास के लिए पानी गर्म कर दिया और नहाने के लिए उनके कपड़े ले आई। गरिमा जी ने हिम्मत की और अपनी भाभी की मदद से नहा धोकर कपड़े पहनकर आराम से कंबल ओढ़कर अब अपने परिवार वालों के बीच में बैठ गईं और अब उन्होंने अपने भैया और भाभी को अपने बारे में सब कुछ बताना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह उनके बेटे बहू ने इनकी जिंदगी दुखों से भर दी, किस तरह उनकी बहू उन पर दिन रात अत्याचार करने लगी, बहू बेटा दोनों मिलकर कैसे उनसे बदतमीजी करने लगे और बीती रात उनके साथ जो भी हुआ उन्हें सब बता दिया। यहाँ तक अपनी बहन के साथ हुए अत्याचार की कहानी सुनी तो माधव जी और उनकी पत्नी दोनों ही बहुत नाराज हुए और उनसे कहने लगे, दोबारा तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, अब तुम यहीं अपने घर में आराम से रहो। ऐसी नालायक औलाद के पास जाकर तुम क्या ही करोगी? यहाँ अपने आराम से रहो, खाओ पियो और निश्चिंत रहो। अपने भाई की बात सुनकर गरिमा जी ने उनसे कहा कि भैया, मैं आपकी बात मानकर इस घर में रह तो लूंगी, लेकिन मैं अपने पति के उस घर को छोड़ना नहीं चाहती। उस घर से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं
जब हमारे बच्चे छोटे छोटे थे तब बड़ी मेहनत से घर बनाया था। उस घर की एक एक ईंट मेरी आंखों के सामने लगी थी। और अब जब औलाद अपने स्वार्थ में अंधी हो गई है और मुझे उस घर से निकालना चाहती है, तो मैं कैसे उस घर को छोड़कर उससे दूर हो जाऊं? वह घर उनका तो नहीं है, वह घर मेरे पति का भी है। या यह कहूँ कि मेरे पति का ही है। हाँ, माँ बाप के मरने के बाद सब कुछ उनकी औलाद का ही होता है, तो इस नाते से यह घर उनका भी है। लेकिन माँ बाप के जीते जी जो औलाद उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दे, या जो औलाद उनका उस घर में रहना ही मुश्किल कर दे, या औलाद जो अपने माँ बाप की दो रोटियां जिसे भारी लगने लगे, क्या वह औलाद इस लायक है कि उसे आराम से ही रहने दिया जाए, उसकी हर एक इच्छा को पूरा किया जाए? माँ बाप बचपन से लेकर बड़े होने तक अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी करते हैं, केवल इस उम्मीद में कि जब बुढ़ापे में उनके शरीर में जान नहीं रहेगी, उनके हाथ पैर इस लायक नहीं रहेंगे कि वह कुछ काम कर सकें, तो बुढ़ापे में उनकी वही औलाद उनका सहारा बनेगी, उनकी मदद करेगी। हर एक काम को करने में, उनका जीवन यापन करने में औलाद साथ छोड़ दे तो क्या किया जाए? क्या ऐसे में उस औलाद को माफ़ कर देना उचित है? भैया, मैं अपनी औलाद को यूं ही नहीं जाने देना चाहती। मैं उन्हें उनकी गलती की सज़ा देना चाहती हूँ। मैं उन्हें एहसास कराना चाहती हूँ कि उन्होंने जो किया वह कितना गलत है। अपनी बूढ़ी माँ को बोझ समझना कितना गलत है। अरे, जो माँ बाप औलाद के लिए दिन रात एक कर देते हैं, वही औलाद बुढ़ापे में अपने माँ बाप की ऐसी दुर्गति कर दे, यह कहाँ तक सही है? मैं उन्हें सबक सिखाना चाहती हूँ भैया, ताकि कोई और औलाद अपने माँ बाप के साथ ऐसा करने से पहले एक बार ज़रूर सोचे। उन्हें भी यह महसूस हुआ तो उनके सर पर हाथ रख कर बोले, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा तू चाहती है। बस अब तेरी औलाद को दिन में तारे दिखाने का समय आ चुका है। अब उन्हें यह बताना ही होगा कि औलाद चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, माँ बाप के आगे कभी जीत नहीं सकती। माँ तो माँ ही होती है आखिर, जो जन्म देकर उन्हें इतना बड़ा कर सकती है। वही माँ वक्त आने पर उनकी अकल ठिकाने भी लगा सकती है। तो बिल्कुल परेशान मत हो, तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है। इतना कहकर उन्होंने दुलारते हुए अपनी बहन को गले लगा लिया और सब लोगों के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। अब गरिमा जी की भाभी ने उन्हें आराम करने को कहा और उनको बिस्तर पर सुला दिया। धीरे धीरे सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे। अगले दिन जब तक गरिमा जी उठी, तब तक उनके भाई घर पर नहीं थे। ठीक से खाना भी नहीं खाया था। काफी समय से उन्होंने, इसके कारण उनके शरीर में बहुत कमजोरी थी, क्योंकि वह पूरे दिन से चलकर आई थीं, तो शरीर में बहुत थकान के कारण उनकी आंखें जल्दी नहीं खुलीं और वह थोड़ा लेट ही सोकर उठीं। लेकिन जब तक सोकर उठीं, तब तक उनके भाई घर से निकल चुके थे। जब वह उठ गईं, तो उनकी भाभी ने बड़े प्यार से उनके लिए चाय और चाय के साथ नाश्ते में उनकी पसंदीदा खिचड़ी बनाई। गरिमा जी को खाने पीने में जो भी पसंद था, उनकी भाभी को बहुत अच्छे से पता था और इसीलिए उन्होंने उनकी पसंद की ही चीज़ें बनाई। गरिमा जी ने नाश्ता किया और अपनी भाभी से पूछा कि भैया कहाँ गए हैं। तब उनकी भाभी ने बताया कि जीजी वह किसी काम से गए हैं। उन्होंने कहा था कि जब तक आप उठेंगी और चाय नाश्ता करेंगी, तब तक वह आ ही जाएंगे। इतनी ही देर में माधव जी भी घर के अंदर आ गए और बोले, ठीक ही तो कहा था मैंने, लो तुमने याद किया और मैं हाजिर हो गया। गरिमा जी की भाभी माधव जी के लिए और अपने लिए भी चाय ले आईं। तीनों ने साथ बैठकर चाय पी, नाश्ता किया। गरिमा जी ने अपने भैया से पूछा कि भैया, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? तब उन्होंने बताया कि मैं वकील से बात करने के लिए गया था कि इस मामले में क्या किया जा सकता है। तो वकील ने उन्हें बताया कि सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि वह घर किसके नाम पर है, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। तो गरिमा जी ने बताया कि वह पेपर्स उनके पति के नाम पर है शायद, क्योंकि उनके सास ससुर की मौत के बाद उनके पति ने ही जब घर खरीदा था, तो उन्होंने अपने नाम पर ही खरीदा होगा। और जब उन्होंने घर खरीदा था तो उस वक्त दोनों के, यानी गरिमा जी और सुबोध जी के सिग्नेचर्स वहाँ पर लगे थे, जिससे यह साफ हो गया कि गरिमा जी को भी शायद नॉमिनी के तौर पर प्रॉपर्टी में जोड़ा गया होगा। अब क्योंकि उन दोनों के सिग्नेचर हुए थे, तो इस बात से यह तो साफ था कि यह प्रॉपर्टी गरिमा जी की भी और उनके पति की है, क्योंकि यदि उनके सास ससुर के नाम पर होती तो उनके पोते का भी, यानी गरिमा जी के बेटे का भी बराबर का अधिकार होता। लेकिन अब वह प्रॉपर्टी गरिमा जी और उनके पति के नाम पर थी, तो उनके पति की मौत के बाद
उस प्रॉपर्टी पर सबसे पहला अधिकार केवल गरिमा जी का है। ऐसे में उनका बेटा तो क्या, कोई भी उन्हें घर से निकालने पर मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, यदि वे चाहें तो वे ज़रूर अपने बेटे को और अपनी बहू को उस घर में ज़बरदस्ती रहने वाले किसी भी इंसान को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल सकती हैं। यह बात सुनकर गरिमा जी की खुशी दोगुनी हो गई और उनकी जान में जान आई। अब वे खुश होती हुई बोली, बस भैया, अब आप इन वकील साहब से बात करके यह पता कीजिए कि हमें अगला कदम क्या उठाना होगा। मैं अपनी उस नालायक बहू को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जीवन भर मुझे नहीं भूल पाएगी, जिसने मुझे खाना खाते हुए मेरे हाथ से खाना तक छीन लिया। मैं उसे यूं ही नहीं छोड़ सकती। अपनी बहन की बात सुनकर माधव जी ने कहा कि तू बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जल्दी ही हम इस मुसीबत का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे और उन दोनों को सबक भी सिखाएंगे। अब तो रास्ता क्लियर था। जब से यह पता चल गया कि प्रॉपर्टी सुबोध जी और उनकी पत्नी के नाम पर है, तो कागज लेने के लिए या तो उन्हें वहां जाना पड़ता या फिर उन्हें यह दावा करना पड़ता कि वह घर उनका है, जिसमें जबरदस्ती उनके बेटा बहू ने कब्जा किया हुआ है। और फिर पुलिस लेकर जाएंगे तो अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि बेटे बहू को कागज निकालने ही पड़ेंगे। यही उपाय उन्हें सबसे अच्छा लगा। कुछ दिन तो बीत गए वकील से बातचीत करने में और अन्य फॉर्मेलिटी पूरी करने में। लेकिन फिर एक दिन बहू बेटे किसी फंक्शन के लिए निकल रहे थे कि तभी गरिमा जी पुलिस के साथ अपने भाई को लेकर अपने घर जा पहुंची। बहुरानी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो अपनी सास को वापस अपने दरवाजे पर देखकर उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं और अपनी सास को देखते ही गुस्से से बुदबुदाने लगी और कहने लगी, तू फिर से आ गई यहाँ? तुझे कोई काम धंधा नहीं है क्या? या फिर अपनी बेइज्जती करवाना तुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है? जब बहुरानी ने इतना कहा तो इस पर पीछे से माधव जी बोले कि बेइज्जती तो उनकी होती है ना जिनकी कोई इज्जत हो। इसीलिए मेरी बहन की बेइज्जती तो होती है, लेकिन अफसोस कि तुम्हारी तो मैं बेइज्जती भी नहीं कर सकता। तुरंत ही पुलिस वाले भी घर के अंदर घुसने लगे। इतने सारे लोगों को और पुलिस वालों को घर के अंदर घुसता हुआ देखकर वह अपने पति को बुलाने लगी। तभी उसका पति भी अपने कमरे से बाहर आ गया और बोला, माँ, तुम फिर से वापस आ गई यहाँ। कि तभी उसकी नज़र माधव जी पर पड़ी, जिन्हें देखते ही वह घबरा सा गया, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि उसके मामा उसे जितना प्यार करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा प्यार वह अपनी बहन से करते हैं। और उन लोगों ने उनके साथ जो किया उसके लिए उनके मामा उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। अपने मामा को अपने सामने देखते ही उसकी तो बोलती बंद हो गई और कुंदन हड़बड़ाने लगा और बोला, मामा, मामा, आप यहाँ कैसे? अचानक बिना बताए? आपने बताया भी नहीं आने से पहले। कुंदन की इस बात पर माधव जी बोले, तुझे बता देता तो तेरा यह उतरा हुआ चेहरा कैसे देख पाता? मुझे तुझसे बात करने का कोई शौक नहीं है। फिलहाल मैं जिस काम से आया हूँ मुझे वह काम करना है। इंस्पेक्टर से माधव जी बोले, सर, यह बताइए इन लोगों को कि इन लोगों को जल्द से जल्द यह घर खाली करना होगा, वरना धक्के मारकर हम उन्हें निकाल देंगे। अपने मामा की आवाज़ सुनकर कुंदन हड़बड़ा गया और बोला, मामा, क्या कह रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो आप? और पुलिस को लेकर आने का क्या मतलब है? यह हमारा घर है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मामा अपने भांजे की बातें सुनकर वकील साहब से बोले कि साहब बता दीजिए सब कुछ साफ साफ। तो वकील ने जब यह दावा किया कि यह घर गरिमा जी के पति सुबोध जी का है और इसीलिए उनकी मौत के बाद सबसे पहला अधिकार गरिमा जी का है इस पर, तो उनके बेटे और बहू उन्हें घर से बाहर नहीं कर सकते। यह सब बातें सुनकर कुंदन बौखला गया और बोला कि यह घर दादाजी का है और इसीलिए इस घर पर मेरा भी अधिकार है। और अगर पापा का घर भी है तो भी इस घर पर सिर्फ अकेले माँ का अधिकार तो नहीं है ना। मैं भी अपने पापा का बेटा हूँ और इसीलिए मुझे भी इस घर में बराबर का अधिकार चाहिए। इस बात को लेकर उन लोगों में बहस होने लगी। तो पुलिस वालों ने कहा कि आप लोग बताइए, इस घर के कागज लेकर आइए और हमें दिखाइए। इससे साफ हो जाएगा कि यह घर किसका है किसका नहीं। अगर सच में यह घर आपका है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह बात सुनकर कुंदन कागज ढूंढने लगा और फिर बोला, सर, मुझे नहीं पता कि कागज कहाँ रखे हैं कहाँ नहीं। तभी गरिमा जी ने कहा कि सर, मुझे अच्छे से पता है कि कागज कहाँ है, रुकिए आप, मैं लेकर आती हूँ। गरिमा जी गईं और कागज निकालने लगीं और निकाल कर ले आईं। जैसे ही वे कागज लेकर आईं और वकील के हाथ में पकड़ाए
तो उन कागज़ों को पढ़ने के बाद वकील के चेहरे पर मुस्कान आ गई और बोला, अरे मैडम, यह तो आपका काम और भी आसान हो गया। यह घर आपके पति के नाम पर नहीं है, बल्कि आपके नाम पर ही है। मतलब इस घर पर और किसी का अधिकार नहीं है सिवाय आपके। अगर आप चाहें तो आपकी मर्जी के बिना इस घर में कोई नहीं रह सकता। यह बात सुनकर गरिमा जी और ज्यादा खुश हो गईं और उन्होंने अपने बेटे और बहू को हिदायत दी कि 2 दिन के अंदर अंदर ही घर खाली कर दें, वरना राजी राजी नहीं तो गैर राजी वह इस घर को खाली करवा ही लेंगी। वह इतना कहकर चली गईं। कुंदन उन्हें रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह नहीं रुकी। 2 दिन तक लगातार कुंदन अपनी माँ से बात करने की कोशिश करता रहा। अपनी माँ के घर भी गया, लेकिन वहाँ भी उसे कोई नहीं मिला, क्योंकि वे लोग 2 दिन के लिए हरिद्वार ऋषिकेश घूमने चले गए। और वहाँ से आते ही जैसे ही वे घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके बेटा और बहू अभी भी घर में ही रह रहे हैं। इसीलिए गरिमा जी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और कहा कि उन्होंने उनके घर पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है, आप इन्हें बाहर निकालिए। यह सुनकर उनके बेटे बहू माफ़ी मांगने लगे कि माँ, हमें माफ़ कर दो, आप तो हमारी माँ हो। माँ का दिल इतना पत्थर का नहीं हो सकता। आप हमारा बुरा नहीं सोच सकती कभी। आप हमें ऐसे कैसे छोड़ सकती हैं? आखिर है तो हम आप ही की औलाद ना। और भी ऐसी हजारों बातें वे कहने लगे, लेकिन इस बार सच में गरिमा जी ने अपने दिल को पत्थर का बना लिया और अपने बेटे की एक बात न मानी और उन्हें धक्के मारकर घसीटते हुए उस घर से बाहर फेंक दिया और अपने घर में खुशी खुशी रहने लगी। अब वह बेशक अकेली थी, लेकिन सुकून से अपनी जिंदगी जी रही थी और उन्हें यह बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि जैसे उनके बेटा बहू थे, ऐसे बेटा बहू के होने से अच्छा है कि उनके पास कोई ना हो। इससे अच्छी तो वह अकेली ही हैं और इसीलिए वह अकेली ही अपना जीवन व्यतीत करने लगीं और पहले से कई गुना बेहतर जिंदगी जीने लगीं। उनके भैया भाभी और उनके बच्चे भी कभी भी उनके पास आ जाते, जिससे उन्हें ज़्यादा अकेलापन भी महसूस नहीं होता और किसी की बातें भी नहीं सुननी पड़ती थीं। अब वह अपनी ज़िंदगी सुकून से जी रही थी, क्योंकि उनके बेटा बहू ने जैसा कर्म किया, उन्हें उनके कर्मों का वैसा ही फल मिला। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान यदि किसी के साथ बुरा करे तो उसके साथ कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। इसीलिए हमें कोई भी काम बहुत सोच समझ कर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमारे कारण किसी का दिल ना दुखे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।